अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथ्रिक्स बाय हाशिम ज़िया। मेरे प्यारे बच्चों, एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 2 का रिजल्ट आ चुका है, जिसका इंतजार था, फाइनली वो आ गया है। कुछ बच्चे अभी बड़े खुश होंगे, कुछ अभी गमगीन होंगे। दोनों के हवाले से मैं बात करूंगा कि भाई अब एनईडी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया है। इस साल की मेरिट पोजीशंस क्या होंगी, मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, इंटरव्यू कैसे होता है एनईडी यूनिवर्सिटी का, आपको सीट कैसे मिल रही होगी, लास्ट ईयर की मेरिट लिस्टें क्या थी, ओपन डे क्या होता है, या फिर रीचेकिंग कैसे करवानी है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। अभी थोड़ी देर पहले राउंड नंबर 2 का रिजल्ट आया। इस दफा तकरीबन 9000 बच्चों ने राउंड नंबर 2 को दिया। तो राउंड नंबर 1 का रिजल्ट काउंट होगा, राउंड नंबर 2 का रिजल्ट काउंट होगा। काफी सारे बच्चों के जहनों में कंफ्यूजन है। रीचेकिंग, अगर किसी बच्चे के नंबर कम आते हैं तो कैसे हो सकती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार करने हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन सी फील्ड मिल रही है, या फिर सर अगर मेरा एडमिशन नहीं हो पाता तो बैकअप के ऊपर कौन से ऑप्शन में रख रहा हूंगा, कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट कैसा होता है, केयू का यूबीआईटी डिपार्टमेंट, सीएस का डिपार्टमेंट कैसा है। इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे। मगर सबसे बड़ी जो खबर है उसको आगाज करते हैं कि भाई आधे घंटे पहले से बच्चों के पास ईमेल्स आना स्टार्ट हो गई हैं। तमाम बच्चों को आज शाम तक ईमेल्स आ जाएंगी। तो पास या फेल वाली लिस्ट भी एनईडी यूनिवर्सिटी के ऊपर आ चुकी है कि वो तमाम बच्चे जो पास हुए हैं या वो तमाम बच्चे जो फेल हुए हैं, आपके पास इस तरीके से लिस्ट आ रही होगी। मगर ये लिस्ट किसी काम की नहीं होती। उसके पीछे रीजन ये है कि अब आपकी ईमेल्स के ऊपर डायरेक्टली आपके पास रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो भाई पास कौन कौन से बच्चे हुए हैं उनकी लिस्ट आप देख तो सकते हो, मगर पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है एनईडी में। एनईडी में कंपटीशन लेवल हद से ज्यादा है। सिर्फ पास होके कुछ नहीं कर सकते आप। पास 50 नंबर वाला होता है। पास जो बच्चा हो रहा है वो इंतहाई नालायक है। आपको अच्छे नंबर लेने थे एनईडी के टेस्ट के अंदर। आपकी जो ईमेल आईडी थी उसके ऊपर आपका रिजल्ट आएगा, और आज रात तक नहीं तो कल सुबह तक आपके पोर्टल के ऊपर भी आपके सेक्शन वाइज मार्क्स का ब्रेकडाउन आ जाएगा, ईमेल के ऊपर भी आ जाएगा। जिन बच्चों को अभी तक ईमेल नहीं मिली उनको शाम तक सारे बच्चों को ईमेल भी आ जाएंगी। तो भाई पास या फेल का आपने कुछ करना नहीं होता, मगर आप एटलीस्ट एक चीज चेक कर सकते हैं कि भाई इस दफा कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है। 8536 बच्चों ने राउंड नंबर 2 के अंदर एनईडी में अपियर हुए हैं। अच्छा, पहले नंबर के ऊपर देखो बेटा, मतलब ये लास्ट डे में इन्होंने टेस्ट दिया और उसके अंदर भी कई बच्चे फेल हैं। तो यानी कि भाई कई बच्चों ने टेस्ट को फेल भी करा है और कई बच्चे पास भी हैं। तो भाई बी फॉर बेकार इदारे जो हैं उनके बच्चे फेल हो रहे होंगे, आपको दिख रहा होता है, सही है ना भैया। खैर, तो भाई अब देखो दो कंफ्यूजन हैं। पहले नंबर के ऊपर सर अब हमारा कैरी फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं, हमारा अब आगे का रास्ता क्या होगा। मैं दो बातें अब तमाम बच्चों से कहूंगा। देखो, जो इंसान गिर के संभलना सीखता है ना, उसे ही मैदान जंग के अंदर शहसवार कहते हैं। वो बड़ा मशहूर एक शेर है, गिरते हैं वो शहसवारी मैदान जंग में, वो तफल ही क्या करे जो घुटनों के बल चले। इसके मुराद ये होती है कि भाई अगर आपके एनईडी के टेस्ट के अंदर अच्छे नंबर नहीं आए तो भाई दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। एनईडी में इस साल कंपटीशन हद से ज्यादा होगा। राउंड नंबर 1 के अंदर, सिर्फ राउंड नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो एनईडी के अंदर जो हाईएस्ट स्कोर था वो 98 का था। पूरे पाकिस्तान में किसी इदारे का 98 नहीं आया था। हमारे बैच के 6 बच्चों का 98 स्कोर आया था, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है ना भाई। जो अगर आप किसी इदारे के पास बैठे हुए हो 70,000 रुपए देके, उनका 95 96 का स्कोर था हाईएस्ट, हमारे पास से 98 के 6 बच्चे थे। तो यानी कि मेरिट इस दफा काफी हाई है। सिर्फ राउंड नंबर 1 के, सिर्फ एनईडी के राउंड 1 में 104 बच्चों ने 90 प्लस का स्कोर किया था, सिर्फ एनईडी के राउंड 1 में। आज राउंड नंबर 2 का रिजल्ट आया है, तो यहां से भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो पहले 70s में होंगे, 60s में होंगे, 80s में होंगे, वो भी 90 प्लस लेकर आए होंगे। तो याद रखिएगा आपका मैक्सिमम स्कोर काउंट होता है। एक कॉमन कंफ्यूजन का मैं आंसर कर देता हूं। अक्सर बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, सर स्कोर कौन सा काउंट होगा, हमारा एनईडी का राउंड 1 का स्कोर काउंट होगा या राउंड 2 का स्कोर काउंट होगा। याद रखिएगा आपका मैक्सिमम स्कोर काउंट होता है। अगर आपने मैक्सिमम स्कोर राउंड 1 में किया था वो काउंट होगा। लेट सपोज एक स्टूडेंट है, उसने राउंड नंबर 1 में 93 का स्कोर किया, जबकि राउंड नंबर 2 में उसका 88 का स्कोर आया। ऐसे केसेस होंगे तो भाई उसका 93 काउंट होगा। तो याद रखिएगा जितने राउंड 1 राउंड 2 के टॉपर्स थे उनकी वजह से कंपटीशन में इजाफा होगा। अगर आपका स्कोर 70s में लाए कर रहा है, अगर आपका एग्रीगेट 70s में लाए कर रहा है, तो आपके चांसेस ऑफ एडमिशन तकरीबन 0 हैं। मैं ये बात बहुत पहले से आप लोगों को बता रहा था कि मेरे प्यारे बच्चों ये चीज जहन में रखिएगा। अगर आपका एग्रीगेट, एनईडी यूनिवर्सिटी का एग्रीगेट कैसे बनेगा उसको भी जहन में रखिएगा। एनईडी यूनिवर्सिटी का एग्रीगेट आपके पास बनेगा 60% ऑफ द टेस्ट, 60% टेस्ट का वेटेज काउंट होगा, जबकि साथ साथ आपके पास 40% आपके पास आपका एफएससी या फिर ए लेवल्स काउंट होगा। जिन बच्चों का इंटर का रिजल्ट नहीं आया हुआ सेकंड ईयर का, उनका फर्स्ट ईयर काउंट होगा। जो इंप्रूवर वाले बच्चे हैं, जो गैप ईयर वाले बच्चे हैं, उनका कंप्लीट इंटर का रिजल्ट काउंट होता है। जो ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं, जिनका ए लेवल्स का रिजल्ट नहीं आया हुआ होता, उनका 40% ओ लेवल्स काउंट होता है। दो चीजें तो ये हो गई। तीसरे नंबर के ऊपर
मैक्सिमम स्कोर काउंट होगा, पहली चीज। अब जिन बच्चों का रिजल्ट खराब आया है, जिन बच्चों का रिजल्ट खराब आया है, जो फेल हो गए हैं, आपके पास एक ऑप्शन होता है रीचेकिंग का। तो अगर किसी के बच्चे के जहन में ये चीज आती है, सर क्या मैं रीचेकिंग करवा सकता हूं, तो एनईडी आपको बिल्कुल रीचेकिंग कराने की इजाजत देता है। आप रीचेकिंग बिल्कुल करा सकते हैं। रीचेकिंग का मतलब ये होता है कि आपको जिस सेक्शन के ऊपर डाउट है कि आपके नंबर कम आए हैं, 500 रुपए पर सेक्शन चार्ज किए जाते हैं। मेरी नजर में ये मजाक है, सिंपल सी बात है। टेस्ट कंप्यूटराइज्ड है, नंबर इंक्रीज होने के चांसेस निग्लिजिबल हैं, बहुत कम है। मगर अगेन अपनी तसल्ली के लिए आप रीचेकिंग करवा सकते हो। एनईडी यूनिवर्सिटी विजिट करोगे, मेन कैंपस या फिर आप थर्ड कैंपस जहां जो भी करीब पड़े, व्हाइट हाउस की बिल्डिंग कहलाती है एनईडी के एडमिन ऑफिस, वहां जाओगे, रीचेकिंग की एप्लीकेशन दोगे तो आपके रीचेकिंग हो सकते हैं नंबर। सही है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, स्कूटिंग इसलिए नहीं करवाई जाती कि यार नंबर इंक्रीज होंगे, इसलिए करवाई जाती है कि कल को एटलीस्ट 10 साल के बाद, 4 साल के बाद या 1 साल के बाद आपके जहन में ये डाउट ना रहे कि यार मैं करवाऊं ना करवाऊं, मैं इसको इंक्रीज करूं ना करूं, मैं मेहनत करूं ना करूं, क्या पता इंक्रीज हो जाते, क्या पता नहीं होते। तो वो तमाम स्टूडेंट जो भी इस फेज से गुजर रहे हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ चंद बातें करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज जहन में रखिएगा, एक बड़ा मशहूर शेर है, मुझे बड़ा पसंद है, रुकना नहीं झुकना नहीं, थक कर भी चलते रहना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हिम्मत से हार नहीं मारती। झुकना नहीं, थक कर भी चलते रहना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। तो अगर आपका एनईडी के राउंड 1 या राउंड 2 में अच्छा स्कोर नहीं आया, पहले मैं आप लोगों की बात कर लेता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो अभी भी चांस के ऊपर मौजूद हो। एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोसीजर क्या होगा मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मगर अगर आपका 70s के अंदर आपका एग्रीगेट बन रहा है, एग्रीगेट कैसे निकालोगे आप? 60% ऑफ द टेस्ट। लेट सपोज एक स्टूडेंट है, उसने टेस्ट के अंदर 90 नंबर स्कोर करे हैं, तो आप 90 को मल्टीप्लाई करोगे 0.6 के साथ, फिर प्लस का साइन। अगर आपकी इंटरमीडिएट के अंदर परसेंटेज थी फॉर एग्जांपल 79, तो 79 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.4 के साथ, फिर आपका एग्रीगेट आएगा। और जब एग्रीगेट आ जाएगा तो फिर आप लास्ट ईयर की मेरिट लिस्टों को देख सकते हो। लास्ट ईयर की मेरिट लिस्टें कहां देखोगे भाई? एनईडी की अगर तैयारी कर रहे हो, ऑथेंटिक मेरिट लिस्टें आपको सर हाशिम के पास से मिलेंगी, जाहिर सी बात है, जितने इदारे होते हैं मेरी लिस्टों को छाप रहे होते हैं। ये लास्ट ईयर की मेरिट लिस्टें हैं कि लास्ट ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 87.53 के एग्रीगेट पे क्लोज हुई थी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, लास्ट ईयर दोनों राउंड्स को मिला के 131 90 प्लस वाले थे सिर्फ मेरे बैच से। बाकी जो बेकार इदारे 70,000 रुपए चार्ज करते हैं, उनके पास से भी माशाल्लाह से 5-6 आ जाते हैं 70,000 रुपए लेने के बाद भी। तो भाई ओवरऑल आप लगा लो 150 होंगे 90 प्लस वाले। इस साल सिर्फ राउंड 1 में 104 बच्चों ने ऑलरेडी 90 प्लस के मार्क्स स्कोर करे हुए हैं। तो एग्रीगेट इस दफा शूट करेगा, ये बात मेरी लिख के रख लीजिएगा, एग्रीगेट इस दफा ज्यादा होगा। लास्ट ईयर जो पहली मेरिट लिस्ट एनईडी की क्लोज हुई थी, अभी मेरिट लिस्ट नहीं आई, मेरिट लिस्ट कब आएगी मैं वो भी आपको बता देता हूं एडमिशन प्रोसीजर के साथ। लास्ट ईयर आपके पास जो पहली मेरिट लिस्ट आई थी वो 74 73 पे क्लोज हो गई थी, इस साल 78 77 एग्रीगेट पे हो जाएगी। तो भाई जब मेरिट लिस्ट क्लोज होने का मतलब क्या होता है, मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूं। जैसे कि भाई कराची बोर्ड है, कराची बोर्ड की अगर टोटल सीट 1200 हैं, तो पहली मेरिट लिस्ट जो आएगी ना उसमें सिर्फ टॉप के 1200 बच्चों का नाम होगा। अगर टॉप के 1200 बच्चे 83 पे खत्म हो गए तो 83 तक के बच्चों का नाम होगा। जब ये 1200 बच्चे स्टार्टिंग के कोई ना कोई सीट सेलेक्ट कर लेंगे, कोई सेल्फ फाइनेंस वाला होगा, उसने मेरिट रेगुलर कैटेगरी के ऊपर सीट को नहीं उठाया, उसने फॉर एग्जांपल सीट को उठा ली, आपके पास कोई स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने लेट सपोज रेगुलर कैटेगरी का स्टूडेंट था मगर उसने सेल्फ फाइनेंस के पैसे भी पे करे हुए थे, तो उसने सेल्फ फाइनेंस की अगर सीट ले ली तो रेगुलर वाली सीट वो बच जाएगी, उसके बाद वाले बच्चों को मिलेगी। तो जब टॉप की फर्स्ट मेरिट लिस्ट के तमाम बच्चे सीट्स को ले लेते हैं या छोड़ देते हैं, तो फिर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आती है। नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर याद रखिएगा सिर्फ 150 200 300 बच्चों का नाम होगा। इस तरीके से जैसे जैसे लोग सीट्स ऑक्युपाई करते जाएंगे या छोड़ते जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसका नस्ट में एडमिशन हो गया तो वो एनईडी नहीं जाएगा, किसी का फास्ट में एडमिशन हो गया वो एनईडी नहीं जाएगा। मगर इस साल एक और बड़ी मुश्किल है जो आप में से कई लोगों को नहीं पता होगी। भाई एप्टीट्यूड वाले टीचर हैं तो एप्टीट्यूड की चीज आपको बताते हैं। इस दफा नस की मेरिट लिस्ट आएगी अगस्त के फर्स्ट वीक में, जबकि एनईडी की आ जाएगी अभी जुलाई मिड में। एनईडी की मेरिट लिस्ट आ जाएगी जुलाई मिड में, अगस्त के अंदर आएगी नस की। तो जितना बच्चा नस जाने वाला होगा वो जाहिर सी बात है पहले एनईडी में एडमिशन कंफर्म जरूर करेगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि एनईडी की क्लासेस 17 अगस्त से स्टार्ट है। इसी तरीके से जिनका फास्ट में नाम आ जाएगा तो फास्ट चले जाएंगे तो एनईडी की सीट छोड़ देंगे, तो बाद वाले बच्चों को फिर मिल रही होती है। मगर याद रखिएगा पहली मेरिट लिस्ट जितने पे भी क्लोज होती है ना, वो डिफाइन कर देता है
कि मेजॉरिटी सारी अच्छी सीट्स खत्म हो गई हैं, सही है। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आती है उसके अंदर कोई कंप्यूटर की सीट कोई भी नहीं होगी, उसके बाद जो सीटें बच जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स भी खत्म हो जाती है, जो दूसरे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, अर्बन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, सिविल हो गई, अर्बन आपके पास आ गई, तो इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स होती हैं इनके अंदर फिर सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीज जहन में रखिएगा, आपकी मेरिट लिस्ट जब आएगी ना वो डिफाइन करेगी बहुत सारी चीजों को। और मेरिट लिस्ट कब आएगी मैं वो आपको बता देता हूं, मगर ये लास्ट जो 5 इयर्स हैं ये उनका कंपैरिजन मैंने डिजाइन किया था। जितने इदारों के पास आप देखते हो ना मेरा छापते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं बेटा, एनईटी मेरा अपना घर है। एनईटी के अंदर आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर किसी एम्प्लॉय से भी पूछोगे ना कि भैया हाशिम ज़िया कौन है, वो आपको बता देंगे। या आप में से जितने बच्चों ने एनईटी में भी टेस्ट दिया होगा ना, दे विल टेल यू कि भाई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो टीचर्स होते हैं वो आपसे आके मेरे बारे में पूछ रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा भाई, ये मेरिट लिस्ट मैंने डिजाइन करी थी। मेरिट लिस्ट बनती कैसे है, जब बच्चे एनईटी का जाके एडमिशन हासिल करते हैं तो अपना मेरिट स्कोर हमारे पास शेयर कर रहे होते हैं, उनकी बेसिस के ऊपर ये मेरिट लिस्ट मैं डिजाइन कर रहा होता हूँ। खैर वापस आते हैं, तो अब देखो अब आपने करना क्या है। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका एनईडी के अंदर अभी एडमिशन नहीं हुआ या कंफ्यूजन का शिकार हैं या परेशान हो रहे हैं, देखो आपका स्कोर अगर 70s के अंदर है, 60s के अंदर है, तो बहुत मिनिमम चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिलेगा, ये चीज जहन में रखिएगा। तो इसलिए खुदारा दूसरी यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट करें। आपके पास एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जो भी मौजूद है वो कराची यूनिवर्सिटी है, जिसका टेस्ट अक्टूबर में होगा। और कराची यूनिवर्सिटी के लिए हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई से। कराची यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल के, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर विजुअल स्टडीज के ऑलरेडी एडमिशन अनाउंस हो चुके हैं। इस दफा केयू का टेस्ट भी पहले हो रहा होगा। तो केयू का हमारा बैच 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें केयू की हम कंप्लीट तैयारी आपको ऑफर कर रहे होंगे। बच्चों कराची यूनिवर्सिटी का जो बैच है दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 20 जुलाई। पहली चीज, मैं एक चीज यहां पे तमाम बच्चों को रिकमेंड कर दूंगा और बता भी दूंगा, मैं आप लोगों को करके दिखा भी देता हूं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपना मेरिट कैलकुलेट कर लीजिए। आपका जितना भी स्कोर आया है एनईडी के अंदर, आपका जो भी स्कोर आया है, लेट सपोज अगर आपका स्कोर आया है एनईडी के टेस्ट के अंदर 90 का, तो 90 जो भी एनईडी के टेस्ट का स्कोर है, टेस्ट का, उसको आपने क्या करना है 0.6 से मल्टीप्लाई करना है। 60% का मतलब क्या होता है, जब परसेंटेज को रिमूव करते हो डिवीजन में 100 आता है, 60 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.6। और प्लस के साइन के बाद आपका जो इंटरमीडिएट का स्कोर है, इंटरमीडिएट के अंदर अगर आपका स्कोर था लेट सपोज 79%, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.4 के साथ। तो 90 को 0.6 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, और उसके बाद 79 को 0.4 से। तो चेक कर लीजिए आंसर क्या आता है। मैं आपको करके दिखा देता हूं कि हमारे पास क्या बन रहा होगा। भाई अगर मैं 90 को मल्टीप्लाई करता हूं 0.6 के साथ, तो इट विल बिकम 54। ये क्या बन जाएगा, 54 बन जाएगा। फिर प्लस के साइन के बाद आपने क्या करना है, आपने 79 को मल्टीप्लाई करना है 0.4 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 0.4 के साथ। तो 0.4 के साथ करोगे तो ये आ जाएगा 31.6। तो आप सिंपल तरीके से इन दोनों को आपस में ऐड करवा दीजिए, तो ये बनेगा 85.6। तो यानी कि टेस्ट के अंदर 90 का स्कोर या 90 से ज्यादा स्कोर का ये फायदा होता है। अब दो चीजें मेरी बड़ी गौर से समझिएगा। वो तमाम बच्चे जिनका टेस्ट में अच्छा स्कोर आया है या कम स्कोर आया है, पहला काम अपना एग्रीगेट निकाल लीजिए। एग्रीगेट जैसे इस बच्चे का आ गया 85.6, इसका टेस्ट में 90 का स्कोर था और इसकी इंटर की परसेंटेज जो है फर्स्ट ईयर की 79 है। अब आप जाओगे लास्ट ईयर की मेरिट लिस्टों को देख सकते हो कि भाई लास्ट ईयर की मेरिट लिस्टों के मुताबिक आपको कौन सी फील्ड मिल सकती है, मगर ये लास्ट ईयर की है। मैं बार बार ये बात आपको बता रहा हूं, ये लास्ट ईयर की है। तो भाई मैं एक काम क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं यहां पे, अल्लाह भला करे आपको समझाने के लिए जो है ना, मैं चला जाता हूं टीचिंग मोड के ऊपर। तो बेटा देखो अब मैं सिंपल तरीके से क्या कर सकता हूं, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि इस बच्चे का क्या मार्क्स बन रहे हैं, 85.6 का एग्रीगेट बन रहा है। तो ये लास्ट ईयर 85.6 का एग्रीगेट के मुताबिक अगर मैं लास्ट ईयर का एग्रीगेट देखूं, तो लास्ट ईयर के अंदर 85.6 के ऊपर क्या मिल सकता था, लास्ट ईयर 85.6 के ऊपर ना तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिलेगी, ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिलेगी, ना कंप्यूटर साइंस मिलेगी। लास्ट ईयर का एग्रीगेट भी अगर मैं देखूं तो लास्ट ईयर भी 85.6 के ऊपर कंप्यूटर की कोई फील्ड्स नहीं मिल रही, हाँ सेल्फ फाइनेंस की मिलेगी। तो अब आप देखोगे जब मेरिट लिस्ट आएगी ना, उसमें बहुत सारे बच्चे जो टॉप की मेरिट लिस्ट के ऊपर भी होंगे, जो टॉप की मेरिट पोजीशंस के ऊपर भी होंगे, उन्होंने भी तभी सेल्फ फाइनेंस या स्पॉन्सर भरा हुआ होगा। क्यों, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि भाई जो टॉप की जो 90 प्लस के नंबर भी लेते हैं ना एनईडी के अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है, कराची है 5.5 करोड़ की आबादी का शहर, फिर इस यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ 1200 के करीब सीट्स हैं या 1300 के करीब की सीट्स हैं कराची बोर्ड के बच्चे की। बाकी सीट्स हैं हैदराबाद बोर्ड, सखर बोर्ड, लाकाना, सही है, शहीद बेनजीराबाद, ए लेवल्स का, फेडरल का, तो उनकी नंबर ऑफ सीट्स और भी कम है। तो कराची बोर्ड का बच्चा कराची की सीट पे मुकाबला करेगा, हैदराबाद बोर्ड का बच्चा हैदराबाद की सीट की बोर्ड पे मुकाबला करेगा, फेडरल बोर्ड का बच्चा फेडरल की सीट के ऊपर मुकाबला कर रहा होगा।
और एक क्वेश्चन अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर वो अगर लेट सपोज कराची बोर्ड की सीट्स बच जाए तो क्या हैदराबाद बोर्ड वाले को मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती, वो सीट जाया हो जाती है, वो सिर्फ उसी को मिलेगी जिसकी कैटेगरी है, कैटेगरी के मुताबिक सीट मिल रही होती है। अच्छा, अब देखो जो स्टार्टिंग का बच्चा है ना, अगर आपका एग्रीगेट 85.6 का भी है तब भी कंप्यूटर की फील्ड्स नहीं मिल रही होंगी, पहले बता रहा हूं। तो यानी कि सेल्फ पे अगर अप्लाई किया हुआ होगा तब चांस होगा, स्पॉन्सर पे अप्लाई किया होगा तब चांस होगा, और स्पॉन्सर के ऊपर आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो, एनईटी की वेबसाइट के ऊपर जाके पे ऑर्डर बनेगा, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस के नाम के ऊपर वो हो जाएगा। मगर मैं इसीलिए आपको एक हकीकत बताना चाहता हूं कि खुदारा साथ साथ दूसरी यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट करें। फास्ट के टेस्ट निकल गए, नस्क के टेस्ट निकल गए, वहां पे नहीं कर सकते। अब आपके पास ऑप्शन है डीएचएस सुफ़ा का, सर सैयद यूनिवर्सिटी का, आपके पास बहरिया के अभी फॉल के एडमिशंस आ गए, स्प्रिंग के भी दिसंबर में टेस्ट होंगे, उसका है। एयर यूनिवर्सिटी कराची का है। इसके अलावा आपके पास कराची यूनिवर्सिटी यूबीआईटी का ऑप्शन है, उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि एनईडी ने बनाई थी उसका ऑप्शन है। दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट 12 जुलाई को आ रहा है, मगर अप्लाई नहीं कर सकते। तो भाई अभी आप इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर सकते हो। तो इनकी तैयारी कवर करवाने के लिए 20 जुलाई से हमारे बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपकी बहरिया हो गई, इकरा हो गई, यूआईटी हो गई, उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, इसके अलावा यूबीआईटी कराची यूनिवर्सिटी हो गई, सर सैयद हो गई, डीएचएस सुफ़ा हो गई, इन सबकी तैयारी उसमें शामिल हो रही होती है। खैर, तो यहां पे देखो जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो आप सारा देख सकते हो कि 85 के एग्रीगेट के ऊपर लास्ट ईयर की क्लोजिंग क्या है। ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग है, पहले बता रहा हूं, और ये कराची बोर्ड के बच्चे के लिए है। वो तमाम स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ इंटीरियर सिंध से बिलोंग करते हैं। मैं यहाँ पे एक और कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूं। देखो बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें होती हैं, बट डिफरेंट इदारे उसी को कॉपी पेस्ट मार रहे होते हैं। अब एक बच्चा है हैदराबाद बोर्ड का, उसने हैदराबाद बोर्ड की कैटेगरी के अंदर 82 का एग्रीगेट लिया, क्या उसको मैकेनिकल मिल सकती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट ईयर 78 पे क्लोज हुई थी, एक हैदराबाद बोर्ड का बच्चा है, क्या उसको मैकेनिकल मिलेगी 82 एग्रीगेट के ऊपर? हो सकता है कोई बच्चा है लिस्ट देख के बोले यस मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, पहले बता रहा हूं। वो तमाम बोर्ड्स जिनकी नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं, जैसे कि हैदराबाद बोर्ड है, लाकाना बोर्ड है, सक्खर बोर्ड है, या फिर शहीद बेनजीराबाद बोर्ड है, इनकी नंबर ऑफ सीट्स 30 या 40 होती हैं। तो यहां पे 86 प्लस का एग्रीगेट होगा तो या 88 प्लस का एग्रीगेट होगा, तभी कोई फील्ड आपको मिलेगी ढंग की और अच्छी फील्ड। और कंप्यूटर की फील्ड्स के लिए तो 90 का एग्रीगेट होना चाहिए, जो कि पॉसिबल है। कई हमारे बच्चों ने इंटीरियर सिंध से 90 प्लस स्कोर किया, ओवरऑल उनका एग्रीगेट अच्छा होगा। तो याद रखिएगा, चूंकि इंटीरियर सिंध के जो बोर्ड्स होते हैं वहां पे परसेंटेजेस बहुत आराम से आ जाती हैं 90 प्लस, सही है, बहुत आराम से आ जाती हैं। जैसे ज़ियाउद्दीन बोर्ड है, माशाल्लाह से ज़ियाउद्दीन बोर्ड की बहुत ही 4 या 10 सीट्स होंगी। क्यों? क्योंकि ज़ियाउद्दीन बोर्ड में परसेंटेज तो आ जाती है, टेस्ट के नंबर सिर्फ अच्छा बच्चा ही ले सकता है। और दूसरी चीज, यहां पे आपका एग्रीगेट कम से कम 85, 86, 87 प्लस का होना चाहिए, तभी कोई ढंग की फील्ड मिलेगी। कंप्यूटर की फील्ड्स की तो बात ही नहीं कर रहे। कंप्यूटर की फील्ड्स तो अगर 2 सीट्स हैं लेट सपोज, तो जो टॉप के 2 बच्चे होंगे सिर्फ उनको मिल रही होगी। तो भाई कंपटीशन लेवल इसलिए ज्यादा है। दैट्स द रीजन मैं पूरा साल इस पे मेहनत कर रहा था। दैट्स द रीजन मैं बार बार आपको बता रहा था कि खुदारा पढ़ना स्टार्ट कर दो, खुदारा पढ़ाई कर लो, आपके लिए जिंदगी बहुत टफ है, कंपटीशन हद से ज्यादा है। हर साल कंपटीशन में इजाफा होगा। यूनिवर्सिटीज की तादाद पिछले 40 सालों से वही सेम पैटर्न पे है, मगर बच्चों की तादाद में हर साल इजाफा होता है। हर घर में बच्चा नया पैदा हो रहा होता है यार, तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटीज उतनी नहीं बन रही हैं, कंपटीशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। तो भाई ये कराची बोर्ड की मेरिट लिस्ट है। ए लेवल्स के जो बच्चे हैं, फेडरल बोर्ड के जो बच्चे हैं, आप इस लिस्ट के अंदर 4 या 5% इंक्रीज करके सोचो। जो कराची बोर्ड का बच्चा है वैसे तो वो भी 4 या 5% इंक्रीज करके सोचो, क्योंकि इस दफा बहुत सारे बच्चों ने अच्छा टेस्ट दिया है। मैं अपने बैच के बच्चों के बारे में तो जानता हूं ना। हाँ, मैं उन इदारों की बात नहीं कर रहा जिनकी एक क्लास 250 बच्चों की होती है, उनके पास से फिर भी एक ही 90 प्लस का आया, 96 प्लस का टॉप पोजीशन माशाल्लाह से आई। भाई उनके पास हो सकता है ना आया हो 90 प्लस। हमारे पास से राउंड 1 में 104 बच्चों का 90 प्लस था, अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़ा वजल। तो बताने का मकसद ये है कि भाई कंपटीशन इसीलिए ज्यादा होगा कराची बोर्ड के बच्चे के लिए भी, और जो फेडरल का है, हैदराबाद का है, सक्खर का है, लाकाना का है, ए लेवल्स का है, उसके लिए और भी ज्यादा होगा, उसके लिए और भी ज्यादा होगा। खैर वापस आते हैं, अब दूसरी चीज के ऊपर आते हैं। भैया ये चीज तो हमने डिस्कस कर ली। सबसे पहले नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन जो यहाँ पे अक्सर बच्चों के जहनों के अंदर मौजूद है कि सर अब करना क्या है, अब डॉक्यूमेंट्स को रेडी कैसे करना है, किस पैटर्न के ऊपर डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। तो आप एनआईटी यूनिवर्सिटी की जब मेन वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, आपके पास ये पर्टिकुलर एक एडमिशन शेड्यूल मेंशन है भाई, तमाम बच्चों के पास ये एक एडमिशन शेड्यूल नाम की चीज मेंशन होगी। इसको बेटा पढ़ना भी होता है, इसमें लिखा हुआ क्या है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं चलो आपके लिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अब करना क्या है एनआईटी के अंदर। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबसे शेयर करिएगा।
एडमिशन शेड्यूल रिवाइज 2026 के बैच के लिए कि भाई कैंडिडेट हुज नेम अपीयर इन द कॉल लिस्ट शुड आल्सो नोट डाउन द शेड्यूल फॉर देयर पर्सनल अपीयरेंस इन द सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल फिटनेस टेस्ट, इंटरव्यू एंड एडमिशन। दो चीजें यहां पे जहन में रखें। सबसे पहले नंबर के ऊपर कल है आपका ओपन डे। ओपन डे का मतलब क्या होता है? वो तमाम बच्चे, गर्ज ये कि उन्होंने अच्छे नंबर स्कोर करे हो या खराब नंबर स्कोर करे हो, अगर आपने एनईडी का टेस्ट पास करा है तो आप ओपन डे के अंदर जाते हैं, यूनिवर्सिटी को जाके विजिट करते हैं। एनईडी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, मेरा अपना घर है। आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम एनईडी, देन आई हैव अ ग्रेजुएशन फ्रॉम द टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका। अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको करने के बाद फिर मैंने अपनी तालीम को छोड़ा और उसके बाद मैं बच्चों को तालीम देने के ऊपर आया। तो मुझे बड़ा फख्र है कि आई वाज वर्किंग फॉर द ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो एनईडी से शुरुआत हुई थी मेरे सफर की। तो आज भी इसलिए एनईडी के लिए मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत है, बड़ा दर्द है, और एनईडी के तमाम प्रोफेसर्स भी इसलिए मुझे जानते होते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है एनईडी से एक अपना कल्बी ताल्लुक है। तो जब आप एनईडी विजिट करें, मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम कहिएगा, चाहे वो एडमिशन कमेटी के हेड डॉक्टर आमिर इकबाल साहब हो, चाहे एनईडी के इस वक्त प्रो वाइस चांसलर या वाइस चांसलर डॉक्टर तोफैल साहब हो, या फिर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो या मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हेड्स हो, क्योंकि मेरे तमाम उस्ताद रहे। तो एनईडी के ओपन डे का मतलब क्या होता है? ओपन डे का मतलब ये होता है जिस दिन आप एनईडी विजिट करते हैं, विजिट करने के बाद आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को विजिट करते हैं, जिन डिपार्टमेंट्स को आपका शौक होता है उनको जाके देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का एग्रीगेट, जरा बहुत से बात समझिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसी बच्चे का एग्रीगेट आता है, लेट सपोज किसके बराबर, एक स्टूडेंट है उसका एग्रीगेट 80s के अंदर आता है या 70s। देखो मैं 70 वाले को भी बात नहीं कर सकता, जितने बच्चों का 75 से नीचे का एग्रीगेट है उनका एनईडी में फिलहाल एडमिशन नहीं हो सकता। 7वीं मेरिट लिस्ट, 8वीं मेरिट लिस्ट के अंदर कुछ सीट्स अगर बच जाए तो बच जाए। अगर तो आपका मेरिट 75 to 80 प्लस का है, तब आप एनईडी के ओपन डे में जाके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जरूर एक्सप्लोर करें, उनसे पूछें। लेट सपोज आप देखो यार, हर बंदा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में नहीं जा सकता। अगर आपका एनईडी के अंदर मेरिट कम है, आई कैन नॉट डिमोटिवेट यू, बट मैं आपको रियलिटी जरूर बताऊंगा, मेरा काम है। अगर मैं आपको वो ना बताऊं तो मुझ पे फिर गलत चीज है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट है, मैं बार बार जो आपको दिखा रहा हूं, ये लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट है, इसको जरूर देखें। आप इसके मुताबिक फैसला कर सकते हैं कि एनईडी में कौन कौन से प्रोग्राम्स जैसे ऑफर हो रहे हैं। अप्लाइड फिजिक्स है, डेवलपमेंट स्टडीज है। अब जैसे यहाँ पे 63 का मेरिट गया हुआ है, अब जैसे कि 63 का मेरिट गया हुआ है, अब ये जैसे देख सकते हैं 63 के मेरिट तक के ऊपर ही गई हुई है। एक चीज आप जहन में रखें कि मेरे प्यारे बच्चों, ये 59.22 का मेरिट है डेवलपमेंट स्टडीज का, मगर डेवलपमेंट स्टडीज आर्किटेक्चर रिलेटेड है। तो आप जो भी फील्ड सेलेक्ट कर रहे हो, आप ये सोच के करें कि यार आपने इसमें जिंदगी गुजारनी है। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं कि भाई वो लोगों के प्रेशर के ऊपर एनईडी में एडमिशन तो ले लेते हैं। अब आपको शौक नहीं है मैकेनिकल का, आप कल को कैसे इंजन के ऊपर वर्किंग करोगे भाई? तो ये जो फील्ड्स है ना, इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी नजर के अंदर यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के जहनों में एक मिसकॉन्सेप्शन होता है, जैसे कि मैनेजमेंट साइंसेज है। अक्सर लोगों को लगता है कि भाई जिसका एग्रीगेट ज्यादा होगा ना वो फील्ड अच्छी है। ये इंतहाई बेकार किस्म का, फरजूदा किस्म का कॉन्सेप्ट है। भाई मैनेजमेंट साइंसेज का मेरिट 72.58 है, बट आई पर्सनली नो समवन, जब मैं आई वाज वर्किंग इन जीएसके, तो मेरे टीम के अंडर मैंने मैनेजमेंट साइंसेज के कई ग्रेजुएट्स को बहुत हायर पोजीशंस के ऊपर देखा, अपनी टीम में देखा। इनफैक्ट इस वक्त जो रेडबुल पाकिस्तान है, जो रेडबुल है ना, रेडबुल कभी कैन पिया होगा रेडबुल का, रेडबुल की पाकिस्तान में प्रोडक्शन नहीं होती, नॉर्वे या यूरोप के अंदर कहीं होती है, वहां से दुबई आती है, दुबई से उनकी सप्लाई चेन पाकिस्तान आती है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो टीम रेडबुल को मैनेज कर रही है, उनका जो सीईओ है रेडबुल पाकिस्तान का, ही इज अ ग्रेजुएट ऑफ लम्स। जबकि जो हम्माद भाई थे, जो मेरे सीनियर थे एनईडी के, मैनेजमेंट साइंस से ग्रेजुएट थे, वो रेडबुल पाकिस्तान का ऑपरेशनल इंचार्ज थे पूरे पाकिस्तान के अंदर, एंड ही वाज अ मैनेजमेंट साइंसेज ग्रेजुएट। मैंने उनकी बहुत दफा तारीफ करी, अक्सर पेश था, मेरी उनसे बात होती है, मैं उनसे कहा था कि मैं आपका जरूर एग्जांपल आपकी दूंगा बच्चों को। भाई ही इज अ मैनेजमेंट साइंसेज ग्रेजुएट। मैनेजमेंट साइंसेज सप्लाई चेन की पूरी फील्ड है, बहुत अच्छे डोमेन है। जिस इंसान ने मैनेजमेंट साइंसेज क्रिएट करी थी, उनका नाम था डॉक्टर सैयद महमूदुल हसन साहब। इस वक्त रॉयल हॉलोवे कॉलेज लंदन के अंदर वो तालीम दे रहे हैं। 17 साल उन्होंने पाकिस्तान में एनईडी में सर्व किया। मेरे बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, आई रियली लव हिम, ही वाज माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इंचार्ज एज वेल। खैर, इसी तरीके से पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है। तो भाई आपको जो फील्ड्स मिल रही हैं, जिनका एग्रीगेट आपको लगता है कि बन सकता है, आपका जो भी एग्रीगेट आया है ना, उससे ऊपर वाली 5 फील्ड्स भी देखो, उससे नीचे वाली 10-15 फील्ड्स भी देखो, उनके बारे में स्टडी करो। प्रोस्पेक्टस आपको मिल चुका है, उसमें तमाम सब्जेक्ट्स मेंशन है। आप अपने आप से सवाल पूछो, क्या 4 साल आप उसको पढ़ सकोगे? देखो हर बंदा कंप्यूटर साइंस में नहीं जा सकता। मैं बात कह के थक गया भाई। मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं करी, ऑल्दो आई वाज अ इंटरमीडिएट टॉपर ऑफ माय टाइम, आई एम अ डीजेरियन अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे तीनों भाइयों ने इंटरमीडिएट के अंदर टॉप किया, मुझे मिला के 3 बनते हैं। बिलाल भाई वाज दी इंटरमीडिएट बोर्ड पोजीशन होल्डर अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मैंने मैकेनिकल करी, मुझे शौक था। मैं ओपनली आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आप फील्ड की जॉब क्यों नहीं करी? मैंने फील्ड की जॉब अपनी चॉइस से छोड़ी, दुनिया की बेस्ट फर्म में गया,
जब मुझे लगा कि मैं अपने कॉर्पोरेट के अंदर हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया, मैंने उसको खैरबाद कहा, अमेरिका गया, तालीम हासिल करी, वापस आया, मुल्क को सर्व किया। मुल्क को सर्व क्या किया भाई? अपने लिए काम किया, इस मुल्क के बच्चों के लिए काम किया, मुझे फख्र है उस बात पे। तो भाई हर बंदा कंप्यूटर साइंस में नहीं जा सकता, और जो कंप्यूटर साइंस में नहीं जाता क्या वो नाकाम हो जाता है? अक्सर लोगों के जहनों में क्वेश्चन होता है, नहीं नाकाम नहीं होता, वो उससे बेहतर हासिल करता है। भाई जरूरी थोड़ी है कि हर बंदा कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा। वो आजकल एक बड़ी मशहूर मीम थी कि 15 साल के बाद क्या होगा, जिस तरह आप किसी चौक चौराहे पे जाते हैं ना, वहां पे आपको पेंटर दिखता है, पेंट करवा दे पेंट करवा दे, वैसे ही आपको 15 साल के बाद एक चौराहे पे देखेगा कि यूएक्स यूआई डिजाइन बनवा ले मुझसे, फ्रंट एंड डेवलपर हूं, बैक एंड डेवलपर हूं, लाला मुझे गाड़ी में बिठा दे, 100 रुपए में फ्रंट एंड बना के दूंगा। तो भाई हर चीज का अरूज भी होता है, जवाल भी होता है। क्या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करने के बाद लोग नाकाम हो जाते हैं? अब आप में से कोई बच्चा बोलेगा सर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की तो जॉब्स नहीं है। किसने आपसे बोला? भाई ये जो मेरिट है ना, ये मेरिट ये डिफाइन नहीं करता कि किस चीज का स्कोप है। अक्सर लोगों के जहनों में एक मिस कॉन्सेप्ट होता है, मैं पहले बता देता हूं। अक्सर लोगों के जहनों में मिस कॉन्सेप्ट होता है कि शायद मेरिट डिफाइन करता है कि आपने किस फील्ड का स्कोप है। अगर तो ऐसा होता तो बेटा मुझे तो कभी कोई ढंग की जॉब ही नहीं मिल सकती होती। मैं गैलेक्सो के अंदर जब था जीएस के, आपने पैनाडोल की कभी गोली खाई है ना, इट वाज वन ऑफ द टॉप। भाई रेडबुल के अंदर भी लोग जाते हैं, इसी तरीके से लोग एंग्रो में भी जाते हैं, फौजी फर्टिलाइजर्स के अंदर जाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ फर्म्स। तो भाई सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले की जिंदगी आसान थोड़ी है। किसने बोला आपसे? कंप्यूटर देखो, आप जो भी काम करोगे अगर आपका उसमें पैशन है, उसमें आपका शौक है, आपको जरूर पैसा मिलेगा। पैसे के पीछे नहीं भागते, आप अपने शौक के पीछे भागते हो। अगर आपका वो शौक पूरा हो रहा है, अगर आपका पैशन था उस चीज को काम करने में, अगर आप उसमें मेहनत कर रहे हो, पैशन को भी छोड़ दो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप डिग्रीज अपनी कंप्लीट कर रहे हो, आपको जरूर जॉब मिलेगी। किसने बोला नहीं मिलेगी? आपको क्या लगता है क्या मैकेनिकल करने के बाद लोग बेरोजगार कहते हैं? सर वो मेरे बराबर वाले अंकल हैं, वो कह रहे थे कि एनईडी के मैकेनिकल का जो बंदा है ना उसको जॉब ही नहीं लगती। तो बेटा आपकी गली में जो अमजद भाई रहते हैं उनको उनके घर पे कोई नहीं पूछता, तो वो आपकी जिंदगी का फैसला थोड़ी करेंगे। अगर आपका शौक है केमिकल इंजीनियरिंग में, गो फॉर इट। अगर आपका शौक है पेट्रोलियम में, गो फॉर इट। मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूं। अक्सर लोगों को लगता है ये जो हाईएस्ट मेरिट फील्ड्स होती है ना, सिर्फ दुनिया में इनका स्कोप है। भाई हाई मेरिट कौन बनाता है? बच्चे बनाते हैं, स्टूडेंट्स नहीं बनाते। बच्चे बनाते हैं जो एडमिशन ले रहे होते हैं। तो ये स्कोप को डिफाइन नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आपको शायद, आप तो अभी छोटे हो गए उस जमाने में, 2013 की बात बता रहा हूं। 2013 के अंदर पेट्रोलियम का इतना बूम था, इतना बूम आया था कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर से ऊपर क्लोज हुई थी। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर से ऊपर क्लोज हुई थी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, प्रोफेसर हंसला बुखारी जो हमारे इदारे के अंदर कोऑर्डिनेटर के फराइज में नाम देते हैं, इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर। और जिस जमाने के वो है, उस जमाने में उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिली, उन्होंने छोड़ के पेट्रोलियम करी थी। उनका शौक था, उनका शौक था। तो आपको क्या लगता है क्या पेट्रोलियम इंजीनियर्स की जॉब खत्म हो गई? नहीं, आपके पास आज भी गल्फ के अंदर है, आपके पास आज भी यूएस पूरी मार्केट बढ़ी हुई है। एक्सॉन मोबाइल तो यूएस की सबसे बड़ी कंपनी है। एसएपी 500 के अंदर आती है कंपनी, दुनिया की जो 500 बड़ी ग्लोबल कंपनी उसके अंदर आती है। भाई पूरा पूरा आपके पास ये कंपनी जो बैठी हुई है सारी की सारी, एक्सॉन मोबाइल हो गई आपके पास, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनीज हो गई, ड्रिलिंग कर रही हैं आज भी बैठ के, माइनिंग कर रही हैं। भाई क्यों नहीं कर रही? सारे कर रही हैं। तो भाई पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की पाकिस्तान में स्कोप हो सकता है ना हो। अब कोई बच्चा बोले सर क्या टेक्सटाइल अच्छी है? टेक्सटाइल वन ऑफ द बेस्ट है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो जॉब्स हैं वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल साइंसेस की हैं। आई हैव वर्कड इन द टेक्सटाइल सेक्टर। मेरा 1 साल का प्रोजेक्ट था पूरा का पूरा लिबर्टी टेक्सटाइल मिल में। उससे पहले मैं अलकरम के अंदर रहा, आईके डिपार्टमेंट पूरा उनका हैंडल करता रहा। आईकिया दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है आपके पास। तो भाई क्या टेक्सटाइल की जॉब खत्म हो गई? नहीं हुई। आपके पास जितनी टेक्सटाइल मिल्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये यूटोपिया जो है ये अमेजोन पे प्रोडक्ट बेचती है अपने। यूटोपिया मेरे ख्याल में यूटोपिया है, अमेजोन पे प्रोडक्ट बेचती है, पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी है। तो भाई आप बिल्कुल काम कर सकते हो, व्हाइट लेबल करके अपना पूरा प्रोडक्ट अमेजोन अमेरिकन मार्केट के अंदर बेच रही है। पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अमेरिका में जितने होटल्स हैं, मैं आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूं। अमेरिका में जितने भी मोटेल्स हो गए, होटल्स हो गए, हयात की जितनी ब्रांचेस हो गई, उन सब के अंदर जो तौलिया इस्तेमाल होता है, मैंने उस तौलिया की पिक्चर भी ली थी, वो इस्तेमाल होता है अफरोज 188 का। अफरोज 188 कराची के अंदर टेक्सटाइल मिल है, तमाम पूरी एनएडीएन से भरी हुई है। अफरोज 188 का तौलिया इस्तेमाल होता है, फैब्रिक। वॉलमार्ट में जितना कपड़ा जाता है, ये लिवाइस का, ये आर्टिस्टिक बनाती है, आर्टिस्टिक टेक्सटाइल मिल्स बनाती है। आर्टिस्टिक का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4 बनाता है। इसी तरीके से अलकरम हो गया, या आपके पास ये लिबर्टी हो गई, या बेतहाशा टेक्सटाइल मिल्स हैं, ये सारे वॉलमार्ट के लिए कपड़ा बनाते हैं भैया, टारगेट के लिए कपड़ा बनाते हैं। मैंने तो इतना कपड़ा इनका देखा है टारगेट का। तो भाई जितनी आपके पास टेक्सटाइल बहुत अच्छी फील्ड है, मैकेनिकल बहुत अच्छी फील्ड है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत अच्छी, आपको जो फील्ड अच्छी लगती है उसके बारे में स्टडी जरूर करो। भाई आज के दौर में तो एआई आपके पास आ चुका है, खुदारा किसी से पूछो मत। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर वो फलाने अंकल जो है ना उनसे जाके पूछूंगा। अरे अंकल की उनके घर पे कोई नहीं पूछता यार, आप उनसे जाके पूछ रहे हो। उससे बेहतर आपके पास मोबाइल टेक्नोलॉजी है। मेरे पास मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है भाई, मैं इसमें जाके सर्च करूंगा ना,
एआई की जॉब्स क्या है, मैं सर्च करूंगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जॉब्स क्या है, मैं सर्च करूंगा कर्सर की जॉब क्या है, मैं सर्च करूंगा क्लॉड आजकल क्या कर रहा है, फेबल 5 पाकिस्तान में बंद हो गया, क्यों हो गया, क्या चीज है, मैं सर्च करूंगा ना, मुझे पता चलेगा, मैं रिपोर्ट्स पढ़ूंगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जॉब क्या है, मैं सर्च करूंगा, रिपोर्ट्स पढ़ूंगा। भाई अगर पाकिस्तान में रहना है, हर फील्ड की जॉब होती है, डिपेंड करता है ढूंढने वाले के ऊपर। मैं अक्सर बच्चों की बात बताता हूं, अक्सर हमारे पास एक बच्चे आते हैं, क्योंकि मैंने भी कॉर्पोरेट लाइफ गुजारी, मैंने हर तरह की, मेरी स्टार्टिंग एस्पिन से हुई, देन फिर आई वाज वर्किंग फॉर द रेड बुल पाकिस्तान, आई वाज देन वर्किंग फॉर द एजिलिटी लॉजिस्टिक, जिसको बाद में टेक ओवर कर लिए थे डीएसवी सॉल्यूशंस ने, फिर जीएसके में गया था। तो भाई अक्सर मेरे पास एक क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं ना, सर वो जॉब मिल जाती है क्या आसानी से फलानी फील्ड के अंदर? भाई जॉब का ताल्लुक आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है, जॉब का ताल्लुक आपकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। मैं नस के ग्रेजुएट्स को जानता हूं, मैं एनईडी के गोल्ड मेडलिस्ट को जानता हूं, मैं फास्ट ग्रेजुएट्स को जानता हूं, इनको जॉब नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? उनको प्रेजेंट करना नहीं आता। जिस दिन जिंदगी में आप बेचना सीख जाओगे ना, आपको अपनी बात करने का अंदाज आ गया, आपको जॉब मिलेगी। तो भाई जॉब का ताल्लुक आपकी फील्ड से नहीं होता। आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लो, बट आपका उसमें अगर शौक नहीं है, आपको इनोवेशन नहीं लेकर आ रहे, आपको कोडिंग का अलग वे भी नहीं पता, खाली खानदान के प्रेशर के ऊपर कि मेरे मामू ने कहा था मुझे ऑस्ट्रेलिया बुला लेंगे, मेरे मामू ने कहा था मुझे अमेरिका बुला देंगे। बेटा अमेरिका उनको नहीं बुला रहा जिनका वीजा लगा हुआ है, तुम्हारे मामू तुम्हें खाक बुलाएंगे। तो भैया किसी के प्रेशर के ऊपर फील्ड को चूज नहीं करना। ये बात मैं बार बार बच्चों को बताता हूं, खुदारा ये बात जहन में रखो, किसी के फील्ड प्रेशर के ऊपर फील्ड को चूज नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए। उस फील्ड के अंदर जाओ जिसका आपको शौक है। अगर आपकी मेरिट कम है, लेट सपोज वो तमाम स्टूडेंट्स, मैं एक बात बार बार बता रहा हूं, वो तमाम बच्चे जिनका 85 से कम का मेरिट है, आप तमाम फील्ड्स के बारे में स्टडी करो। देखो फील्ड आपको मिलती कैसे एनईडी में, मैं भी एडमिशन प्रोसीजर पूरा समझाऊंगा। एनईडी की मेरिट लिस्ट आ जाएगी अभी 10, 12, 15 जुलाई तक आ जाएगी, सही है ना? आपके पास 9 हो गई है, 18, 19 जुलाई तक आ जाएगी, सही है। फिर आपके पास एक इंटरव्यू टेबल होगा, आपका प्रोस्पेक्टस सामने मौजूद है, उसमें देखो एक टाइमलाइन गिवन होगी आपके इंटरव्यू की। आपका जब मेरिट लिस्ट में जो भी नंबर होगा, आपका मेरिट लिस्ट के अंदर जब पहली मेरिट लिस्ट आएगी ना, उसमें एंडिंग नंबर मौजूद होगा कि भाई इतने बच्चों का इस मेरिट लिस्ट में नाम है। फिर आप अपना एडमिशन प्रोस्पेक्टस देखोगे, उसके अंदर आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। इंटरव्यू के यानी कि इस रोल नंबर से लेके ये रोल नंबर इस दिन इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, सही है। इस मेरिट नंबर से इस मेरिट नंबर तक के बच्चे इस दिन इंटरव्यू देने के लिए आएंगे। फिर एनईडी का जो इंटरव्यू होता है, वो एनईडी का जो एसएम सैयद महमूद हसन जो हॉल है उसके अंदर होता है, ऑडिटोरियम के अंदर, वहां पे जो पहला मेरिट नंबर वाला बच्चा होगा वो फील्ड सेलेक्ट करते जाएंगे, जो फील्ड खाली होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी, वो कटती जाएंगी, और जो रिमेनिंग फील्ड्स होंगी वो बचती जाएंगी। तो जब आप हॉल में बैठे हुए हो, उस वक्त सोचने से बेहतर है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करते हुए कौन सी फील्ड लूं, आप पहले से स्टडी करो कि भाई कौन सी फील्ड अभी अच्छी है, कौन सी नहीं है। खुदारा किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप एआई बेस्ड स्टडी करो, आप नेट पे जाके लिखो, सब मिल जाएगा। लेट सपोज मुझे अगर शौक है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में जाने का, तो भाई मेटलर्जी की जॉब्स कहां पर है, कौन सी इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है, किस इंडस्ट्री के अंदर इसकी आ रही है। लिंक्डइन नाम की चीज कभी सुनिए बेटा? लिंक्डइन के ऊपर जाके सर्च करो कि भाई कौन कौन से एलुमनाइज बैठे में, कहां बैठे में, मेटलर्जी करने के बाद मेरा स्कोप क्या हो सकता है, मैं कहां जाऊंगा, मैं पाकिस्तान में अगर रहता हूं तो कौन सी इंडस्ट्रीज मेटलर्जी की हायरिंग करती हैं, अमेरिका में कौन सी करती हैं, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी करती हैं, यूएस में यूके मार्केट में कौन सी कर रही हैं। आप इसके बारे में पढ़ते हो, आप ये पढ़ते हो कि भैया सही है, सैलरी को देख के कभी आप चॉइस नहीं कर सकते। यार आज के जमाने में 25,000 रुपए का डेवलपर मिल जाता है, मगर उसकी वर्थ नहीं होती, उसको 25,000 रुपए होती है, उसको पता है। तो भाई आप अपनी वर्थ खुद क्रिएट करते हो, वर्थ आप अपनी खुद क्रिएट करते हो। ये बात मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं, इंसान की वर्थ होती है। भाई मेरी कोई वर्थ होगी, मुझे मालूम होनी चाहिए। तो आप जब मेहनत करोगे 4 साल उस फील्ड के अंदर, तो आपकी वर्थ एक बनती है, आप उसमें स्ट्रगल करते हो, मेहनत करते हो। तो भाई ये चीज ध्यान में रखिएगा, हर बच्चा कंप्यूटर की फील्ड में नहीं जा सकता। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट भी चलो दिखा देता हूं कि भाई लास्ट ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 87.53 पे क्लोज हुई थी, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग 85.84 पे हुई थी, जबकि कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीसीआईटी 85.82 पे हुई थी। एनईडी में डेटा साइंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग एंड एनिमेशन, ये तमाम फील्ड्स पहले अलहदा ऑफर होती थी, अब ये तमाम की तमाम फील्ड्स बीसीआईटी के अंदर ही हो गई हैं एडजस्ट, यानी कि जितनी भी सीट्स थी इनकी वो बीसीआईटी के अंदर ही एडजस्ट हो गई हैं। याद रखिएगा ये कराची बोर्ड की मेरिट लिस्ट है, जितने भी इंटीरियर सिंध के बोर्ड्स हैं, ए लेवल्स हैं, फेडरल हैं, उनके लिए आप 5% ज्यादा वैसे ही लगा लो, और कराची बोर्ड का बच्चा भी इस साल 5% एग्रीगेट ज्यादा ही एज्यूम करे, क्योंकि इस दफा कंपटीशन ज्यादा है, मेरिट ज्यादा से ज्यादा आएगा। दूसरे नंबर पे आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसका लास्ट ईयर का एग्रीगेट 80.02 था, इलेक्ट्रॉनिक्स का 80.25 था, मैकेनिकल का 78.30 था, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का 77.43 था, जबकि हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग का 76.0 था। मगर अगेन जैसे मैंने आपसे कहा ये लास्ट ईयर की है बेटा, ये हमारे पास लास्ट ईयर की आ रही हैं, ये क्या आ रही हैं, लास्ट ईयर की आ रही हैं।
कंप्यूटेशनल फाइनेंस का 78.98 था। अब देखो कंप्यूटेशनल फाइनेंस ये कंप्यूटर की फील्ड नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों ने स्टडी नहीं करा होगा, वहां जाके बैठ के रो रहे होंगे आप जैसे बच्चे। क्यों? लफ्ज में कंप्यूटर अगर आ जाए तो वो कंप्यूटर की फील्ड नहीं बनती। कंप्यूटेशनल फाइनेंस के बाद जॉब मिजान बैंक में लगती है भाई। उस दिन मिजान बैंक का एक मैनेजर था, मुझे मिला वो एक शादी के अंदर, मुझे बता रहा था कंप्यूटेशनल फाइनेंस ने करी थी एनईटी से, उनकी इन्वेस्टमेंट साइड के ऊपर, उनकी रिस्क एनालिसिस के ऊपर है, वो रिस्क मैनेजमेंट साइड के ऊपर। तो भाई कंप्यूटेशनल फाइनेंस के अंदर सिर्फ आप 2 या 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे, बाकी फाइनेंस के मॉड्यूल्स हैं पूरे पूरे। ये आपको किसी ने बात नहीं बताई होगी, बच्चों ने इसका मेरिट इंक्रीज करवा दिया, इसका मेरिट इंक्रीज है। ये बहुत अच्छी फील्ड। देखो अगर शौक है तब जाओ उसके ऊपर। आधी से ज्यादा आवाम क्या है, इंग्लिश समझेगी नहीं यार। अबे कंप्यूटेशनल फाइनेंस में कंप्यूटेशनल का लफ्ज आ रहा है, इसका मतलब ये कंप्यूटर की फील्ड नहीं है, ये फाइनेंस की फील्ड है। इसके अंदर रिस्क एनालिसिस का काम होता है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है। जो डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर के अंदर या डिफरेंट फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर या डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर फाइनेंस साइड के ऊपर जाते हो, उनकी रिस्क एनालिसिस कर रहे होते हो, उसकी पूरी फील्ड है। मगर लास्ट ईयर बच्चों ने इसका मेरिट इंक्रीज करवा दिया, वरना 70 पे क्लोज होती थी। तो भाई मैंने क्या कहा था, बच्चों के बढ़ाने से या कम करने से फील्ड की अफादियत तो अहमियत में कमी नहीं होती। ये फील्ड इटसेल्फ बहुत अच्छी है, अगर शौक है तो उस पर जाओ। फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ये ज्यादा अच्छी फील्ड थी क्योंकि ये डायरेक्टली टेलीकम्युनिकेशन हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, ये कंप्यूटर की सब फील्ड्स हैं। अगर आपको एनईटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं मिलती, गो फॉर इलेक्ट्रिकल, गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, गो फॉर टेलीकम्युनिकेशन। ये तमाम की तमाम जो फील्ड्स हैं ये कंप्यूटर की सब फील्ड्स हैं। इसी तरीके से फिर मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग आ रही है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आ रही है, फूड इंजीनियरिंग आ रही है, आर्किटेक्चर का मेरिट 69.6 होता। अच्छा एनईडी के मेन कैंपस के अंदर सारी फील्ड्स पढ़ाई जाती हैं सिवाय आर्किटेक्चर और डेवलपमेंट स्टडीज है एनईडी के ओल्ड कैंपस के ऊपर, जो कि डीजे साइंस कॉलेज की बैक साइड है। सिंस आई एम अ डिजेरियन आई कैन टेल यू, एनईडी जो बनी थी, जो आगाज हुआ था एनईडी का, वो वहां से हुआ था, दयारान जेतमाल साहब के कॉलेज की बैक साइड से नादिर शाह अडल शाह डिंशी ने स्टार्ट की थी। इसी तरीके से एनईडी का एक कैंपस है एलईजे कैंपस, जहां पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अलग होती है, जो कि वहां पे ऑफर होती है। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी मेन कैंपस में नहीं होती, उनकी हफ्ते में सिर्फ एक क्लास होती है कोई लैब शैब की, उसके लिए वो मेन कैंपस आते हैं। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग 69.56, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 70.20, अर्बन 68.83, बायोमेडिकल 73.88, मटेरियल 68.18, ऑटोमोटिव 74.54, मैनेजमेंट साइंसेस 72.58। मेरी चॉइस होगी, अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर मुझे किसी फील्ड में जाने का शौक नहीं है, तो मैं रिकमेंड करता हूं फिर गो फॉर दी मैकेनिकल मदर फील्ड है तमाम फील्ड्स की, मजे की फील्ड है। अगर फिजिक्स का शौक है, मैथमेटिक्स का शौक है, गो फॉर मैकेनिकल नहीं मिल पाती, गो फॉर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के तमाम कोर्सेज सिमिलर हैं, सही है, वो भी नहीं मिल पाती, देन गो फॉर मैनेजमेंट साइंसेस। मैनेजमेंट साइंसेस बेहतरीन फील्ड है, आपको भी पता नहीं है, सही है। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 66.33, पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल 65.32। याद रखिएगा 60s में जितनी फील्ड्स आ रही है ना, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के तमाम बच्चों ने नहीं ली थी, सेकंड मेरिट लिस्ट पे आ जाएंगे, थर्ड पे आएंगे, फोर्थ पे आएंगे, जो सीटें बचती जाएंगी खाली होती जाएंगी। तो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस हो गया, इंग्लिश लिंग्विस्टिक हो गया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग थर्ड कैंपस हो गया, कंप्यूटर साइंस थर्ड कैंपस हो गया। थर्ड कैंपस में ऑब्वियसली कराची का बच्चा नहीं जा रहा होता, इसलिए उनकी फील्ड्स आपको दिख रही है। अच्छा भाई, सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने क्या कहा, मैंने आपको मेरिट लिस्ट बता दी। अब जरा एडमिशन प्रोसीजर देख लो। तो भाई मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द लोकल बोर्ड, अब आपने काम क्या करना है, अब आपने इस काम को जरा यहां पे देख लीजिए, अब आपने काम क्या करना है। तो भाई आपका कॉल लिस्ट अभी आएगी, कॉल लिस्ट आपके पास आएगी, तो आपने उससे पहले अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उन सबकी लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। सबसे पहले देखो मेरिट लिस्ट जो है ना, एनईटी यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट, उसने बता दिया कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। 40% ऑफ द एचएससी पार्ट 1 या ओ लेवल्स या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन प्लस 60% ऑफ द एनईटी एंट्री टेस्ट। जिन बच्चों का सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, उनके रिजल्ट आ चुका है, जिन बच्चों का ए लेवल्स का रिजल्ट आ चुका है, उनका 40% ए लेवल्स या फिर कंप्लीट इंटर काउंट हो रहा होगा, सही है। अच्छा, इसके अलावा ये क्या फरमाते हैं, इसके अलावा ये बताते हैं कि मेरिट लिस्ट आपकी कब आ रही है। पहली मेरिट लिस्ट 16 जुलाई को आ रही है, यानी कि देखो यहाँ पे मेरिट लिस्ट की डेट गिवन है, 16 जुलाई को घरों पे सफे मातम कुछ लोगों के मचेगा, कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोगों के घरों पे शाम गनीमा होगी, कुछ लोग खुश होंगे भैया, सही है। अच्छा, इसके अलावा ईच कैंडिडेट हैज टू ऑर्डर ऑफ द कॉल लिस्ट, उनको यूनिवर्सिटी को विजिट करना है, पर्सनली रिपोर्ट करना है। अगर आप में से कोई बच्चा पाकिस्तान से बाहर जाता है उम्रे के लिए किसी भी वजह से, अगर वो खुद नहीं आ सकता तो फिर ब्लड रिलेटिव उसकी बिहाफ पे जाके उसका एडमिशन ले सकता है, मगर ब्लड रिलेटिव होना चाहिए। अच्छा, एनईटी जब जिस दिन आप जाओगे इंटरव्यू के लिए, उस दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। आपको एप्लीकेशन ऑफ एडमिशन, आपने जहां से एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड किया था ना राउंड 1 राउंड 2 का,
अभी देखिएगा कुछ दिनों में वहां पे एक स्टेप नंबर 9 के आगे एक डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके उस कंप्लीट एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करना है। इसके अलावा आपकी जो एसएससी की यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसकी 2 फोटोकॉपीज चाहिए, आपकी जो इंटरमीडिएट का मार्क्स सर्टिफिकेट है फर्स्ट ईयर का वो ओरिजिनल चाहिए। इसके अलावा अगर आईबीसीसी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट यानी कि जो ए लेवल्स वाले बच्चे होते हैं और लेवल्स वाले बच्चे होते हैं उनको आईबीसीसी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आपका डोमिसाइल, अगर डोमिसाइल बनने नहीं दिया डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस में जाइए, अर्जेंट के ऊपर बनने दीजिए, डोमिसाइल का होना कंपलसरी है। अगर कोई डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके पास नहीं होता तो एनईडी वाले एडमिशन दे देते हैं, मगर आपको 10-15 दिन का भी टाइम दे देते हैं। एफिडेविट ऑफ नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि भाई दौरान 4 साल की तालीम एनईडी के अंदर आप किसी भी बदमाशी के अंदर, किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ, चाहे वो कोई भी जमात हो, आपके पास कोई भी सियासी तहरीक हो, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके अलावा सीएनआईसी और बे फॉर्म की फोटोकॉपी चाहिए होंगी। अच्छा, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? कल 10 जुलाई वाले दिन हुफ़ाज़े कराम का टेस्ट होगा, तो आपको टाइम के ऊपर हुफ़ाज़े कराम की सनद भी लेके जानी होती है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट एट टाइम ऑफ इंटरव्यू, कॉपी ऑफ वैलिड एनईडीएन मेंबरशिप अगर वो किसी को चाहिए तो उनके लिए होगी। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो हाफिज वाले बच्चे होते हैं, हाफिज़े कराम, इनका कल टेस्ट होगा एनईडी के अंदर 10 जुलाई वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन। तो आपने सुबह 9 बजे 8 बजे पहुंच जाए वहां पे। आपका मेरा ख्याल है एसएफसी के ऊपर टेस्ट होता है, स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर के ऊपर। प्रोफेसर मदनी साहब टेस्ट लेंगे, मेरा सलाम भी कहिएगा, मेरे बहुत पुराने एक टीचर थे वो जमाने के अंदर, तो भाई बहुत अच्छे इंसान है। तो उसके अंदर होता है कि कुरान मजीद से 20-20 से आयात सुनी जाती हैं, या तो 0 नंबर मिलते हैं, पूरे 20 नंबर मिलते हैं, बीच के नंबर नहीं होते। तो भाई अगर कोई बच्चा प्रिटेंड कर रहा है ना वो हाफिज और वो हाफिज नहीं है, उसने थोड़ा सा हिफ्स किया था, तो पूरे कुरान मजीद से वो आपसे आयात सुनते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि आप वाकई में हिफ्स आपने किया था या आप झूठ बोल रहे हैं। इसके अलावा आपकी ओरिजिनल सनद जो होती है वो लेके जानी होती है, जो कि आपकी वफाकुल मदारिस की सनद होती है, वो कंपलसरी है। अब कोई बच्चे के पास अगर सनद नहीं है तो उसको फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, पहले बता रहा हूं। और ये जो 20 नंबर होते हैं हुफ़ाज़े कराम वाले, ये आपके इंटर के अंदर ऐड होते हैं, टेस्ट में ऐड नहीं होंगे, टेस्ट का वेटेज ज्यादा है, इंटर में ऐड होते हैं। तो ये गिफ्ट होता है उन बच्चों के लिए जो हाफिज हैं, अगर टेस्ट क्लियर करना कंपलसरी है। अच्छा, इसके अलावा अब जरा ये देखो, ये सबसे मजे की चीज है, मेडिकल फिटनेस टेस्ट का मतलब क्या है? बहुत सारे बच्चे को क्वेश्चन होता है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट का मतलब ये होता है कि देखो, बहुत से बच्चे कलर ब्लाइंड होते हैं। जो कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड कौन सा बच्चा होता है? आपके करीब ग्रीन कलर आ जाए, आंखों के सामने रेड कलर आ जाए, आप उसको देख नहीं सकते। मेरे बहुत अच्छे उस्ताद थे, आज तो खैर वो मेरे दायरे में पढ़ाते भी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं मिल सकी थी अपने जमाने में, आज से 50 साल पहले, 40 साल कबल उनको मिली थी सिविल इंजीनियरिंग। तो भाई जो कलर ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो इंजीनियरिंग की जो ऐसी फील्ड्स होती हैं जहां पे कंपोनेंट्स के ऊपर वर्किंग करना होता है, वहां पे एडमिशन के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। अगर आप झूठ बोलोगे आपको निकाल दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, कलर ब्लाइंड होने की सूरत के अंदर आपको कुछ सर्टेन फील्ड्स होती हैं वहां पे एडमिशन नहीं मिलेगा। लेट सपोज आपको एस्थमा की प्रॉब्लम है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है। आपको अपने चेस्ट का एक्सरे लेकर जाना होगा, किसी भी जगह से अपने चेस्ट का एक्सरे करवा लीजिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगी विद लाइट ब्लू बैकग्राउंड, मैट्रिक का सर्टिफिकेट विद अटेस्टेड फोटोकॉपी। अटेस्टेड का मतलब क्या होता है? आपके पास जो फॉर्म होगा ना उस पर भी ओथ कमिश्नर लिखा हुआ होगा, कुछ जगहों पे लिखा होगा कि आपको उसे अटेस्ट करना है। अटेस्ट का मतलब होता है ठप्पे लगवाना। ठप्पे कहां से लगते हैं? किसी को पैसे देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सस्ता काम बता रहा हूं। किसी भी हाई कोर्ट के बाहर चले जाएं या सिविक सेंटर चले जाएं, इधर आपके पास सिविक सेंटर ये नहीं, आपके पास शारा फैसल के ऊपर जो आ रहा है, या फिर पासपोर्ट ऑफिस के बाहर चले जाएं, या फिर आपके इलाके में कोई डॉक्यूमेंटेशन शॉप होगी, उनके पास भी किसी न किसी अंकल के ठप्पे पड़े होते हैं, उनसे बोलो ठप्पे मारने, ठप्पे मार के दे देंगे। ओथ कमिश्नर का ठप्पा भी लगा के दे देंगे आपको। ठप्पे बहुत इजी लग जाते हैं भैया, उसके लिए कोई इतना वो जरूरत नहीं होती। आप किसी भी दुकान पे जाइए जो आपकी उसकी होती है, आपके इलाके में डॉक्यूमेंटेशन शॉप होगी, वो आपको सारे के सारे ओथ कमिश्नर का सिग्नेचर हो गया, ओथ कमिश्नर के ठप्पा हो गया, या किसी ग्रेड 17 एम्प्लॉय के हो गया। बहुत सारे लोगों के ग्रेड 17 एम्प्लॉय फ्रेंड नहीं होते, या जानने वालों में या वाले साहब नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो अगर नहीं है तो फिर ये वाला काम तरीकेकार होता है। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपके पास ये सारी चीजें थी। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे अगर मैं आऊं तो नेक्स्ट पेज, अब ये देखो जरा, ये आपके पास क्या है? कैंडिडेट शुड बी अपीयर बिफोर द इंटरव्यू कमेटी फॉर स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। मैं उसके ऊपर भी जा रहा हूं, ये तमाम की तमाम फील्ड लिखी हुई हैं, सही है ना? अच्छा, ये भी हो गया। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे और थी जो मुझे, अच्छा बेटा अब देखो यहाँ पे, इसको जरा गौर से देखो, वो तमाम बच्चे जिन्होंने अपनी कोई डेटा को करेक्ट करना है ना, अगर आपने कोई इंटर का डेटा में गलती कर दी थी, कोई आपने मार्क्स को आगे पीछे किया हुआ है, मैनिपुलेट करा हुआ है, या गलती से मार्क्स को गलत कर दिए थे, तो आपके पास अभी भी टाइम है उस डेटा को करेक्शन करने का। आप अभी भी पोर्टल के ऊपर उस डेटा करेक्ट कर सकते हैं। हुफ़ाज़े कराम का टेस्ट है 10 तारीख को, यानी कि कल। ओपन डे भी कल होगा। ओपन डे वाले दिन क्या करते हैं? आप पूरी यूनिवर्सिटी का विजिट करते हैं, टीचर से मिलते हैं, लैब फैसिलिटीज से मिलते हैं।
हो सकता है मैं वीडियो डिजाइन करके दूं इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को, जो कि मेरा अपना डिपार्टमेंट था, उसके टीचर से मिलिएगा, मेरा बहुत सारा सलाम कहिएगा, सारे मेरे उस्ताद होते हैं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जितने प्रोफेसर्स थे। आज वो एनईडी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल साहब, वो भी मेरे उस्ताद रहे, उन्होंने भी एनईडी के अंदर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के एक जमाने में वो हेड थे। डॉक्टर आमिर इकबाल साहब, वो इस वक्त एनईडी एडमिशन कमेटी के हेड हैं और डीन ऑफ मैकेनिकल, और जितने एफिलिएटेड मैकेनिकल के डिपार्टमेंट्स हैं उनको वो गो थ्रू कर रहे होते हैं, उनके वो डीन है इस वक्त, तो मेरा सलाम जरूर कहिएगा। इसके अलावा आपकी मेरिट लिस्ट जो डिस्प्ले होगी 17 तारीख से 16 तारीख को मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी आपकी। डेटा करेक्ट करने की तारीख 9 से लेकर 10 जुलाई है और मेरिट लिस्ट आपकी लगेगी 16 तारीख ऑनवर्ड। इंटरव्यू 17 से स्टार्ट हो जाएगा, इंटरव्यू 17 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। न्यू बैच की ओरिएंटेशन होगी 13 अगस्त को, 13 अगस्त को न्यू बैच की ओरिएंटेशन है। ओके, ओरिएंटेशन के अंदर फन गाला होता है, डिफरेंट सोसाइटीज आपसे मिल रही होती हैं, सोसाइटीज ज्वाइन करना चाहो आप कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको बगैर पैसों के मजदूर बनना है, उससे बेहतर है 4 साल कोई स्किल सीखो, साथ साथ फ्रीलांसिंग करो, ऑनलाइन लर्निंग करो, अपनी स्किल्स बनाओ, अपने माँ बाप से पैसे लेना छोड़ दो, खुद बैठ के अर्निंग करो। आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट जॉब, जब आई कंप्लीटेड माई सेकंड ईयर, तो मैंने उस दिन से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, उस दिन से मैंने जॉब्स करना स्टार्ट कर दी थी। खुशी अलग होती है जब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे होते हैं। तो मेरी नज़र में हर बच्चे को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। टीचर ना बनो, कोई मसला नहीं है, कुछ और करो ना, फ्रीलांसिंग करो, अमेजोन के ऊपर चीज़ों को सप्लाई करना सीखो, वाइट टेबल प्रोडक्ट्स निकालो, आप किस तरीके से करते हैं सीखो, फ्रीलांसिंग को किस तरीके से अकाउंट्स मैनेज किए जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मेरी डिपार्टमेंट के मेरे बहुत अच्छे गहरे दोस्त थे 5, उन 5 में से 4 को अभी मलेशिया की नेशनलिटी मिल गई है, पीआर मिल गई है, नेशनलिटी मिल गई है। उन्होंने पाकिस्तान से बैठ के काम स्टार्ट किया था वाइट लेबल का, अमेजोन के अंदर पूरी मार्केट कैप्चर करी। उनमें से 3 के ह्यूस्टन के अंदर अपने वेयर हाउसेज में बाकायदा पाकिस्तान से बैठ के काम करते हैं, पाकिस्तान से बैठ के सारा का सारा काम किया। उस जमाने में तो खैर सनी अली का बड़ा बूस्ट आया था, फिर सनी अली साहब भाग गए, चले गए कहीं, खैर चले गए अपना पूरा काम करके। तो भाई ये सारा काम सीखो ना। अगर आपको टीचिंग का शौक नहीं है तो फिर पैसे कमाने के और तरीके होते हैं, मगर अपने वालिदैन के ऊपर बोझ कम करो, खुद से अर्न करो, इतने पैसे कमाओ कि अपनी सेमेस्टर की फीस आप खुद दोगे, आपके वालिदैन को आपकी सेमेस्टर की फीस नहीं देनी। चाहे आप एक अमीर घराने से क्यों ना ताल्लुक रखते हो, भाई उन पैसों को कहीं पे इन्वेस्ट करना सीखो ना, इन्वेस्टमेंट करो कहीं पे, अपने पैसे खुद कमा के। जब अपने पैसे कमाओगे तो एहसास होगा कि पैसे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। खैर, इसके अलावा आपने करना क्या है, अब देखो भाई ये इंटरव्यू की पूरी डेट्स आ गई हैं कि भाई आपके पास सबसे पहले नंबर के ऊपर 17 तारीख को किनका इंटरव्यू है। 17 तारीख को जो रियल सन्स एंड डॉटर इन प्रोफेशनल है, SF9 कैटेगरी, SF9B, SF8, SF9C, इन सब का इंटरव्यूज होगा। इसके अलावा आपके पास फिर जो हैदराबाद, मीरपुर खास, सखा, लाड़काना, नवाबशाह, इनका जो इंटरव्यू आ रहा है पहली मेरिट लिस्ट का, वो 20 तारीख को आएगा। फेडरल बोर्ड आगा खान, ज़ियाउद्दीन 12th ग्रेड का 21 तारीख को इनका पर्टिकुलर आपके पास इंटरव्यू आ रहा है। फिर ए लेवल्स वालों का इंटरव्यू आ रहा है 22 तारीख को। स्पॉन्सर सीट का SF11 का आपके पास आ रहा है, अल्लाह भला करे कब, SF11 वालों का मेरे पास जो इंटरव्यू की डेट आ रही है, डेट इज कमिंग ऑन, अल्लाह भला करे कब से आ रही है, ये आ रही है 29 तारीख को। कराची बोर्ड की मेरिट लिस्ट ये है, कराची बोर्ड की नॉट मेरिट लिस्ट, इंटरव्यू लिस्ट। अब जरा इस इंटरव्यू लिस्ट को समझ लो। मैं देख रहा था काफी सारे बच्चे इसमें परेशान हो रहे हैं, सर मेरा रोल नंबर तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, ये इसका मतलब क्या है। भाई पहले मेरिट लिस्ट आएगी, जब मेरिट लिस्ट आएगी, अगर आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मौजूद हुए तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर वो बच्चे जो 1 से लेके 75 के दरमियान है, उनका 23 तारीख को सुबह 9 बजे से लेके 9:30 के ऊपर उनको लाजमी तौर पे 8 बजे वहां पे होना है। अगर आपने अपना एनईडी का इंटरव्यू मिस कर दिया, दैट्स द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ योर लाइफ। अगर आपने एनईडी का इंटरव्यू मिस कर दिया तो बेटा याद रखिएगा, उस वक्त जो सीट्स अवेलेबल थी ना वो चली गई। अब आप अगर नेक्स्ट डे जाओगे तो नेक्स्ट डे जो सीट्स अवेलेबल होंगी वो आपको मिल सकती है, पुरानी वाली सीट्स खत्म हो गई, फिलअप हो गई। आप नहीं अगर शो करोगे तो इसलिए 4 घंटे पहले पहुंच जाना इंटरव्यू से, 4 घंटे पहले पहुंच जाना, मगर 1 मिनट लेट मत पहुंचना, पहले बता रहा हूं, सही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा आपके पास क्या है, आपके पास जब पहली मेरिट लिस्ट का जो लास्ट इंटरव्यू है वो 31 अगस्त को है। 23 से कराची बोर्ड के इंटरव्यू स्टार्ट होंगे, 31 अगस्त को 1900 बच्चों का जो आखिरी इंटरव्यू होगा वो 31 अगस्त फ्राइडे को होगा। जब पहली मेरिट लिस्ट के तमाम इंटरव्यूज हो जाएंगे तो फिर आएगी सेकंड मेरिट लिस्ट। फेडरल बोर्ड आगा खान, लोकल फॉरेनर एग्जामिनेशन, ए लेवल, ज़ियाउद्दीन, डीएई, इसके अलावा रिलीज माइनॉरिटीज, इनकी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी 4 अगस्त को। फिर हैदराबाद, मीरपुर खास, सखा, लाड़काना, नवाबशाह, इनकी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी 29 तारीख को। फिर आपके पास हैदराबाद, मीरपुर खास, सखा, लाड़काना की थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी 11 को। फिर कराची बोर्ड की सेकंड मेरिट लिस्ट है 7 अगस्त को और तीसरी मेरिट लिस्ट है 12 अगस्त को। 7 अगस्त को सेकंड मेरिट लिस्ट है, 12 अगस्त को तीसरी मेरिट लिस्ट है और 13 को तो ओरिएंटेशन है। तो भाई यानी कि इसका मतलब जानते हो क्या है, अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो फिर अगर नाम आ भी जाए तो ओरिएंटेशन आपकी मिस हो जाएगी, सही है। तो इसीलिए जिन बच्चों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम ना आए,
खुदारा दूसरी यूनिवर्सिटीज को देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट कराची बोर्ड की आपके पास कब आ रही है? 3 अगस्त को आ रही है। 7 अगस्त को इनका इंटरव्यू होगा और आपके पास 7 अगस्त को फिर आ रही है तीसरी मेरिट लिस्ट और 12 अगस्त को इनका इंटरव्यू होगा। इसके अलावा जब ये लिस्टें खत्म हो जाएंगी, फिर भी कुछ सीट्स बच जाएंगी, फिर चौथी मेरिट लिस्ट आएगी, वो भी खत्म हो जाएगी, सीट्स बच जाएंगी, पांचवी मेरिट लिस्ट आएगी। नॉर्मली जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 5वीं मेरिट लिस्ट में नाम आया, अब उसको फास्ट में एडमिशन मिल चुका है, तो फिर वो ऑब्वियसली एनईडी नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, तो सीट्स बचती रहती हैं। सिमिलरली याद रखिएगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे एक बच्चा है, वो 1200 के नंबर के ऊपर आता है मेरिट लिस्ट के ऊपर, उसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए थी, तो उसने सेल्फ या स्पॉन्सर भरा हुआ है, तो उसको स्पॉन्सर के ऊपर अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल गई तो जाहिर सी बात है उसकी फिर ये वाली जो रेगुलर कैटेगरी की सीट्स होगी वो एम्प्टी हो जाएगी। सही है, तो याद रखिएगा, अगर आपने रेगुलर कैटेगरी के ऊपर कोई सीट उठा ली तो आपको स्पॉन्सर सेल्फ के पैसे वापस मिल जाएंगे। अभी भी आप सेल्फ या स्पॉन्सर पे अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस, आपका स्कोर अगर 70s के अंदर है, 60s के अंदर है, तो बहुत मिनिमम चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिलेगा। ये चीज जहन में रखिएगा। तो इसलिए खुदारा दूसरी यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट करें। आपके पास एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जो भी मौजूद है वो कराची यूनिवर्सिटी है, जिसका टेस्ट अक्टूबर में होगा। और कराची यूनिवर्सिटी के लिए हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई से। कराची यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल के, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर विजुअल स्टडीज के ऑलरेडी एडमिशन अनाउंस हो चुके हैं। इस दफा केयू का टेस्ट भी पहले हो रहा होगा। तो केयू का हमारा बैच 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें केयू की हम कंप्लीट तैयारी आपको ऑफर कर रहे हो। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। एक बहुत लंबा सफर था मेरा और आपका जो हमने साथ निभाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैं उम्मीद करता हूं जिंदगी के किसी भी मुकाम पे जाएंगे, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबी दे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।